प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एलिजिबिलिटी, है ना। एलिजिबिलिटी से क्या मतलब है कि कौन सा जो पर्सन है वो एलिजिबल है टू क्लेम आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो हमने परचेजेस के वक्त जो टैक्स दिया था उसको हम क्लेम कब कर सकते हैं, उसके लिए हमने एलिजिबिलिटी देखी थी। उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। एलिजिबिलिटी में हमने दो पॉइंट्स देखे थे। एक तो कि जो पर्सन क्लेम करना चाहता है आईटीसी वो क्या होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या था कि उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है वो बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए, वो पर्सनल यूज के लिए नहीं होनी चाहिए, तभी हम एलिजिबल हैं टू क्लेम आईटीसी, ठीक है। दो एलिजिबिलिटी के लिए हमने पॉइंट्स देखे थे। अब हम देखेंगे कंडीशंस। जैसे हम कुछ परचेज करने जाते हैं, है ना, तो वहां पे लिखा होता है कि आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, बट छोटा सा एक साइड पे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, लिखा होता है ना कि कुछ टर्म्स एंड, सपोज आप 2 लेते हो, है ना, वो आर्टिकल्स या 3 लेते हो तब हम देंगे। तो वो एक ट्रिक होती है आपको अट्रैक्ट करने की, है ना, कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो वैसे ही हम एलिजिबल तो हो गए, अगर हम रजिस्टर्ड है तो आई एम एलिजिबल फॉर क्लेमिंग द आईटीसी। और इफ आई हैव परचेज्ड गुड्स टू सेल दोज गुड्स फर्दर फॉर माई बिजनेस पर्पस, ठीक है, तो वो तब भी मैं एलिजिबल हो गई। बट गवर्नमेंट क्या बोलती है यहाँ पे कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ योर एलिजिबिलिटी। हाँ, हम मानते हैं कि आप एलिजिबल हो, ठीक है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमारी जिसके बेसिस पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो मेनली वी हैव 6 कंडीशंस, 6 कंडीशंस हैं हमारी जो कि सारी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, irrespective of the any other section, any other clause of this जीएसटी लॉ। ये सारी की सारी कंडीशंस जो है ये फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो 6 कंडीशंस है, ये नहीं है कि एक पॉइंट है बस वो हमने पढ़ लिया, एक लाइन है वो पढ़ ली बस हो गया। इसमें काफी डिटेल्ड चीजें हैं, एक एक पॉइंट के अंदर काफी डिटेल्स हैं जो कि हमें देखनी पड़ेंगी। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन जो कि है हमारी पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। टैक्स जब हमने पे किया उसके लिए जो डॉक्यूमेंट हमें मिला, क्या मिलता है, बिल मिलेगा ना, इनवॉइस मिलेगा, वही हो गया ना। जब हम टैक्स गुड्स परचेज की, हमने सामने वाले को टैक्स पे किया, हाँ, इनवॉइस मिलेगा, वो वही मतलब है पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। सेक्शन 16(2)(a) के अंडर जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है जो ये आपको दिखाता है कि ये मैंने टैक्स पे किया है, दिस इज माई इनवॉइस। तो वो इनवॉइस जो है वो क्या, वो खाली इनवॉइस ही वो काम करेगा? अगर मेरे पास वो इनवॉइस नहीं है तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्या मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती क्या? तो वो कहते हैं कि इनवॉइस अगर आपके पास नहीं भी है, कुछ और चीजें भी उन्होंने दी है कि उसके बेसिस पे भी आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा इनवॉइस, रिवाइज्ड इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सेकंड है हमारा इनवॉइस बाय द रिसिपेंट, आरसीएम, ये देखते हैं अभी हम, इनवॉइस इशूड टू सेल्फ, ठीक है। और थर्ड है हमारा डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर। फोर्थ वी हैव बिल ऑफ एंट्री और सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कस्टम्स एक्ट। फिफ्थ वी हैव डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम फर्स्ट चीज जो है उसकी बात कर लेते हैं अभी कि इनवॉइस या रिवाइज्ड इनवॉइस, ठीक है, कि या तो मेरे पास इनवॉइस है या कुछ गलती हो गई थी, उसने मेरे को रिवाइज्ड इनवॉइस नया बिल दे दिया, तो वो भी है तो वो भी चलेगा। ये तो एक सिंपल बात हो गई, ठीक है, कि मेरे पास बिल है जो कि सप्लायर ने दिया है मेरे को, है ना, मैं वो गवर्नमेंट को दिखा दूंगी कि ये देखो मैंने परचेज किया है एंड आई हैव पेड इनपुट टैक्स ऑन दैट, तो मेरे को इनपुट आप जो आईटीसी है वो मेरे को दे दो, ठीक है। ये तो हो गई सिंपल बात। सेकंड है इनवॉइस बाय द रिसिपेंट, आरसीएम, हमने पढ़ा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, है ना, एक होता है एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि जो सप्लायर है वो आपको बिल नहीं देगा जीएसटी का। वाई, क्यों नहीं देगा वो? क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। हो सकता है मैंने आपसे गुड्स परचेज की बट आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो कैन यू इशू मी अ जीएसटी इनवॉइस? तो नहीं कर सकते आप एक सिंपल बिल दोगे ना मेरे को।
क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, ठीक है। तो आप मेरे को एक सिंपल बिल दे दोगे कि ये लो मैम, मैंने आपको गुड्स सेल की है, ये लो बिल, ठीक है, बट वो इनवॉइस नहीं है, वो जीएसटी इनवॉइस नहीं है। क्यों हमें फिर क्या उस केस में करना पड़ता है कि मैं एज बायर, ठीक है, मैं बायर हूं, मैं ही वो जीएसटी पे करने के रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है, मुझे ही वो जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो मेरे पास वो सप्लायर का बिल तो नॉर्मल वाला होना ही चाहिए, उसके बेसिस पे मैं जनरेट करूंगी बिल टू माई सेल्फ। तो मैं एक इनवॉइस, मैं रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, मुझे रजिस्ट्रेशन उस केस में करवाना पड़ेगा, तो मैं अपने आप को एक बिल इशू करूंगी जिसके बेसिस पे मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगी। उसको आप बोलते हो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे सप्लायर जो है आपको जीएसटी का बिल नहीं देगा, सप्लायर हमसे जीएसटी चार्ज भी नहीं करेगा, हम रिस्पॉन्सिबल हैं उस जीएसटी को गवर्नमेंट को पे करने के लिए, वो होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अगर आपके पास सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस है इशूड टू माई सेल्फ, उस बेसिस पे भी हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। दो चीजें हो गई हमारी। थर्ड है हमारा डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, ठीक है। डेबिट नोट कब इशू किया जाता है? जब सप्लायर सेल्स की वैल्यू बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। सेल्स की वैल्यू मैं क्यों इंक्रीज करना चाहूंगी? हो सकता है मैंने कुछ मेरे जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज हो गए, सपोज हम एसी की एग्जांपल ले लें, या सपोज हाँ यस, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मेरे अकाउंटेंट ने आपको पुराने जो प्राइस पे बिल इशू कर दिया, बट दैट वाज अ मिस्टेक। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? सपोज मैंने एसी खरीदा, ठीक है, वो 10,000 का उसने मेरे को बिल इशू कर दिया, बट फिर उसका मेरे पास कॉल आता है मैम कि वो एसी का जो प्राइस है वो 12,000 हो गया है, तो मेरे को आपसे 12,000 लेने हैं, मेरे अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेक वो आपको 10,000 का इनवॉइस बना के दे दिया है, तो मैं अभी आपको डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ। उसके बेसिस वो एक तरह का बिल ही है ना, एक एक्स्ट्रा बिल उसने उसको उठा के इशू कर दिया। तो वो क्या किया, 2,000 का उसने और मेरे को डेबिट नोट इशू किया। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आई विल पे यू, ठीक है। तो मैंने उसको 2,000 प्लस कितना पे किया होगा, मैंने उसको एक्स्ट्रा 2,000 प्लस 18% जीएसटी, तो 18 टू 36, कितना हो गया 360 रुपए जीएसटी, ठीक है। पहले मैंने उसको कितना दिया था 10,000, हाँ 10 पे मैंने उसको दे दिया था, है ना। सपोज कितना भी निकलेगा, सपोज 1,800 निकलता है, ठीक है, 18% के अकॉर्डिंग, तो मैं उसको 11,800 दे चुकी हूँ, राइट, इंक्लूडिंग जीएसटी, ये मेरा जीएसटी है। अभी उसने क्या बोला कि मैं आपको डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ, तो आप मेरे को पेमेंट भेज दो, ठीक है। तो 2,000 का उसने मेरे को डेबिट नोट इशू किया, राइट। तो 18% के अकॉर्डिंग 360 का उसने जीएसटी लगाया, तो टोटल हो गए 2,360, है ना, 2,360। ये मेरे को उसको और देने हैं मिस्टर ए को, ठीक है। मिस्टर ए कौन है? मेरा सप्लायर है, जिससे मैंने गुड्स जो है खरीदी है, एसी खरीदा है। तो इस बेसिस पे भी मैं आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ। 360 रुपए दिए हैं ना मैंने जीएसटी के नाम पे, और तो ये भी मैं क्लेम करूंगी, डेबिट नोट दिखा दूंगी गवर्नमेंट को कि ये मेरे को, हाँ हाँ, वो सप्लायर इशू कर रहे हैं सेल्स बढ़ाने के लिए। ये और भी एक केस हो सकता है, सपोज उसने बोला कि मेरे अकाउंटेंट ने ना गलती से 18% लगा दिया जीएसटी, ये अमाउंट सही है, वो कहते हैं 10,000 का ही है, इसमें कोई जो है एक्सटेंशन नहीं हुआ, कोई इंक्रीज नहीं आया, ठीक है, कुछ रिवाइज नहीं हुआ मेरा प्राइस, ये एज इट इज ही ओके है, ठीक है। बट अभी क्या कह रहे हैं, जीएसटी में गलती हो गई कि जीएसटी मेरे को लगाना चाहिए था 28%, और लगा दिया कितना मैंने, हाँ 18%, तो वो कहते हैं 10% और दो, तो इस पे मैं 10% और, यानी कि सपोज 10,000, सॉरी 1,000, है ना, 1,000 और मैं उसको दूंगी, वो उसके लिए भी मेरे को डेबिट नोट इशू कर सकता है, तो उसके बेसिस पे भी मैं क्लेम कर सकती हूँ। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस डेबिट नोट का, कि हाउ आई कैन क्लेम आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा बिल ऑफ एंट्री, सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कस्टम्स एक्ट। तो क्या होता है कि जब मैं सपोज इंपोर्ट करती हूँ गुड्स, मैंने यूएस से गुड्स इंपोर्ट की, कुछ भी सपोज अपने बिजनेस के लिए फोन मंगाया, कुछ मंगवाया, ठीक है। तो जब इंपोर्ट करते हैं हम,
ठीक है। तो जो इम्पोर्टर है, क्या वो हमारे इंडिया में सपोज, सॉरी एक्सपोर्टर जो है जिसने एक्सपोर्ट किया मेरे को यूएस से गुड्स, तो क्या वो जीएसटी रिटर्न भरता है इंडिया में? वो तो नहीं भरेगा ना, वो तो यूएस का रेजिडेंट है, वहां का सिटीजन है। तो वो अपने जो लॉज है वो कंप्लाई करता है ना। तो वो इंडिया में क्योंकि जीएसटी रिटर्न नहीं भरता है, वो GSTR-1 नहीं भरेगा। तो मेरे GSTR-2B में वो कैसे दिखेगा? वो तो तभी दिखता है ना जब हमारा सप्लायर GSTR-1 भरते हैं, तो मेरे वो 2B में रिफ्लेक्ट हो जाता है। हाँ, यस, हाँ। वो अगर 2B में अगर हमको रिफ्लेक्ट नहीं होता तो हम 3B में क्लेम कैसे करेंगे उसको, है ना। तो यहाँ हम केस ले रहे हैं कि मैंने सपोज गुड्स इंपोर्ट किया यूएस से, अमेरिका से मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, तो उस केस में क्या होगा, वो हमारा जीएसटी नहीं लगाएगा, वहां पे नहीं लगा होगा। बट जब गुड्स इंडिया में पहुंचेंगी, सपोज शिप से पहुंची डॉकयार्ड पे, ठीक है, तो मैं जब शिपमेंट लेने गई, सपोज मेरा जो माल है वो मुंबई में आया, मुंबई के डॉकयार्ड पे, ठीक है। तो मैं वहां से अपनी गुड्स लेने गई, तो वहां पे बैठा था कस्टम ऑफिसर। तो उसने क्या बोला कि मैम आपको बिल ऑफ एंट्री जो है वो हम इशू करेंगे, तो आपको उसके लिए क्या क्या देना होगा। उसके लिए वो कहता है आपको बताना होगा कि आपकी जो गुड्स है उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, कितना उसके लिए आपने प्राइस पे किया। उसके अकॉर्डिंग वो बोलेगा कि मेरे को आप आईजीएसटी इतना दे दो और कस्टम ड्यूटी इतनी दे दो, बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो जब तब हमें आईजीएसटी हम पे करेंगे उस कस्टम ऑफिसर को। वहां पे जब हम गए, जहां मेरा शिप आया, तो वहां वो खड़ा होगा, तो वो हमें एक बिल ऑफ, एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा, दैट इज नोन एज द बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। तो बिल ऑफ एंट्री एक डॉक्यूमेंट है सिमिलर एज टू आर इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस। क्योंकि इंडिया में गुड्स आई है, मैंने आईजीएसटी पे किया है, आईजीएसटी ही मैं पे करूंगी इंपोर्ट पे, क्योंकि वो इंटर स्टेट की तरह हो गया है ना, हमने बाहर से मंगवाया है। तो आईजीएसटी भी मैंने पे किया है और मैंने बेसिक कस्टम ड्यूटी भी पे की है। तो फिर मेरे को ओके कर देगा वो कि ऑनलाइन मेरे से पेमेंट करवाएगा वो, ठीक है, पोर्टल पे अपने कहेगा ऑनलाइन आपका इतना आईजीएसटी वगैरह हो गया, आप पेमेंट कर दो, मैं आपको स्लिप इशू कर दूंगा, फिर आप डिलीवरी ले सकती हो। ठीक है। तो मैंने वो पे कर दिया आईजीएसटी और मैं अपनी गुड्स लेके घर आ गई, ठीक है। तो वो क्या है, मेरा एक प्रूफ है, दैट इज माय एविडेंस दैट आई हैव पेड आईजीएसटी ऑन these imported goods on the basis of that document that is known as the bill of entry, I can claim ITC, ठीक है। तो ये भी अगर आपके पास होता है इंस्टेड ऑफ इनवॉइस तो आप क्लेम कर सकते हो आईटीसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो क्या हमने पढ़ा था, आईएसडी, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरी नंबर ऑफ ब्रांचेस है, आई हैव माय ब्रांचेस इन दिल्ली, इन बिहार, इन राजस्थान, इन यूपी, तो मेरे को एक आईएसडी इनपुट सॉरी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का भी जो रजिस्ट्रेशन है लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक हेड ऑफिस है, उसका काम क्या है कि वो, हम उसकी प्रोसेसिंग पे नहीं जाएंगे कि वो किस बेसिस पे, वो ना टर्नओवर के बेसिस पे आपको बिल काट के देते हैं, ठीक है। दिल्ली वाली ब्रांच को भेज देगा, बिहार वाली, राजस्थान वाली ब्रांच को भेज देगा, यूपी वाली ब्रांच को भेज देगा कि ये लो आपका, आपने सपोज इतना खर्चा किया, हमने एग्जांपल लिया था एडवर्टाइजमेंट का, गूगल पे मैंने एडवर्टाइज किया, 1 लाख रुपया मेरा लगा फॉर ऑल द ब्रांचेस, अपने कोचिंग सेंटर को मैंने एडवर्टाइजमेंट उसका किया, ठीक है। तो मेरा 1 लाख रुपया लगा प्लस जीएसटी लगा 18,000। तो वो 18,000 वो किस बेसिस पे बांटेगा, दिल्ली को कितना वो बिल काट के भेजेगा, बिहार को कितना भेजेगा, यूपी को कितना भेजेगा, राजस्थान को कितना भेजेगा, वो 18,000 उसने कंप्लीट करना है कि 18,000, सपोज 5 उसको भेज दिया, 3 उसको भेज दिया, 6 उसको भेज दिया, 4 उसको भेज दिया, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे करते हैं, वो उनकी टर्नओवर के बेसिस पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाता है। तो अगर मेरे पास, मैं एक ब्रांच ऑफिस हूँ, मेरे हेड ऑफिस ने मुझे वो डॉक्यूमेंट दिया है,
तो उस डॉक्यूमेंट के बेस पे मैं आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे सारे पॉइंट्स आते हैं फर्स्ट कंडीशन में, जिसमें कि हमने देखा पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, बट वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं ये हमने देखा आज। हाँ, ये कंडीशन है वन, कंडीशन नंबर वन। बाकी की कंडीशन जो है हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है।